हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गोल्ड नवासना चैनल। आज हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इस चैप्टर में अब तक के पिछले 1000 वर्षों का जो भी परिवर्तन हुआ है उन सब के बारे में लिखा हुआ है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले एक नंबर पर एक फिगर बना हुआ है, साइड से लिखा हुआ है मानचित्र 1। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इंदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भी दिखाया गया है। अब नक्शे में समझ में तो नहीं आ रहा है अभी, चलिए इसके आगे पढ़ते हैं, समझ में आएगा। मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 हमने देख लिया है, मानचित्र 2 को भी देखते हैं। मानचित्र 2 ये रहा, ये भारत का नक्शा समझ में आ रहा है। ये भारत का नक्शा ठीक तरीके से समझ में आ रहा है। लिखा हुआ है मानचित्र 2। 18वीं सदी के आरंभ में गिब्लोम द लिस्ले के एटलस नूबो के अनुसार यह उपमहाद्वीप। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर को पढ़ने की। दोनों फिगर आशा करता हूँ आपने ठीक तरीके से देख लिए होंगे। चलिए पढ़ते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए, जिन पर हम लोगों ने नज़र डाल ली है। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इंदरीसी ने 1154 ईस्वी में बनाया था। यहाँ भी जिक्र किया गया है ना, भूगोलवेत्ता अल इंदरीसी कब बनाया था? 1154 ईस्वी में। वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 वो भी हम लोग फिगर में देख चुके हैं ना। एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 ईस्वी में बनाया था। मानचित्रकार क्या होता है इसका जिक्र यहाँ किया गया है, देखिए साइड से एक बॉक्स में। जो व्यक्ति मानचित्र अथवा नक्शे बनाता है, तो ये किसी का नाम नहीं है मानचित्रकार, यह वह व्यक्ति को बारे में बताया गया है जो मानचित्र या नक्शे बनाता है, यह किसी का नाम नहीं है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर इनमें काफ़ी अंतर है। एक में हम भारतीय उपमहाद्वीप को ठीक तरीके से पहचान पा रहे हैं और एक में नहीं पहचान पा रहे हैं। अल इंदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। अगर आप अरबी पढ़ना जानते होंगे तो आप पढ़ सकेंगे उत्तर प्रदेश का कन्नौज उस नक्शे में। फिर मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। मानचित्र 2 जो कि फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया था। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। हाँ, सच में परिचित लग रहा है। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। कौन से मानचित्र का? मानचित्र 2 का। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तथा मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। पहले का विज्ञान और उसके बाद 600 वर्ष के बाद का विज्ञान भी काफ़ी बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ये हमें एक समझ बनानी है इनके प्रति, बस केवल नई और पुरानी शब्दावली। फिर अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, हमने यहाँ पढ़ा ना, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाएं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। मध्य युग की फारसी और आधुनिक फारसी यानी कि आज की फारसी एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडारण में नहीं आई है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए हैं। पुराने ज़माने के शब्द के अर्थ अलग थे, आज संभवतः माना जाता है कि उनके अर्थ भी बदल गए हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हमें इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, नाम याद रखिएगा, हालांकि आगे आने वाले चैप्टरों में भी इसका जिक्र आएगा, तब याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पहले से ही तैयार रहिए। मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, जो इसका आशय पंजाब, हरियाणा
और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। किससे किससे? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना नदी के बीच के स्थित इलाकों में था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते चले गए। समझ रहे हैं ना आप लोग? एक समझ बनानी है। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कब किया? बाबर ने क्या किया? इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पंछियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस लिए किया? इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों को संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ समान था। मगर जहाँ भारत एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने से इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही लीजिए। आज हमारे लिए विदेशी कौन है? जो व्यक्ति भारतीय ना हो। लेकिन मध्य युग में क्या होता था? ये भी कहीं कहीं याद करिए, क्लास 6 के एनसीईआरटी में हम ये सब पढ़ करके आए हैं, है ना। एक लिंक सा बन रहा है। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज और संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति की परंपराओं से जुड़े होने के बावजूद एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इसमें क्या समझाया जा रहा है कि आज हमारे लिए विदेशी का मतलब बदल गया है। आज विदेशी कौन है? जो भारत देश में ना रहता हो, वह हमारे लिए विदेशी है। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था कि समाज या संस्कृति का अंग ना हो, जो समाज संस्कृति का अंग ना हो से विदेशी कह दिया जाता था। किंतु एक ही गांव के हों, भले ही उनकी जाति या धर्म अलग अलग हों, वह विदेशी नहीं होते थे। उसके बाद इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रगति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों को सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछली साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1700 ईस्वी तक लगभग हजारों वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर में एक साथ 1000 वर्षों में आए परिवर्तनों के बारे में बताया गया है और उनमें भी इतिहासकार का नज़रिया किस तरीके से होता है उसके बारे में दिखाया गया है। इसलिए इस चैप्टर पर सिर्फ हमें इतिहासकार के नज़रिए पर समझ बनानी है और ज़्यादा कुछ नहीं। फिर इन्हीं 1000 वर्षों को हम आगे आने वाले चैप्टरों में थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में कर करके समझेंगे। इसलिए एक साथ अपने ऊपर 1000 वर्षों को समझना दबाव ना बनाए। समझ रहे हैं ना आप? सिर्फ इस पर एक समझ बनाएं ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें वह बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिस स्रोतों का प्रयोग करते हैं, देखिए यहाँ पर भी बताया गया ना किस स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर वे कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता मतलब अनेकता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का भी इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस बॉक्स को छोड़ करके हम नीचे बढ़ रहे हैं, इसके बाद वापस यहाँ आएंगे। पहले इस वाले टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शास्त्रों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब रखने के लिए, करों के खाते आदि लिखने के लिए इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ इकट्ठित किया करते थे।
इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखगारों में रखा जाता था। अभिलेखगार क्या होते हैं? यहाँ देखिए, अभिलेखागार ऐसे स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। संग्रहित मतलब इकट्ठा किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकार के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपनी तमाम पुरानी सरकारी अभिलेख तथा लेन देन का रिकॉर्ड रखते हैं। यहीं आ जाते हैं वापस से, अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारियाँ मिलती हैं, मगर साथ ही इसका उपयोग भी कठिन है। इसका उपयोग कठिन क्यों है, ये इसी चैप्टर में आगे दिखाएंगे। क्योंकि लोग पांडुलिपियाँ बनाते थे तो एक से एक लिपि से दूसरी पांडुलिपि बनाई, फिर उसी को देख करके तीसरी बनाई, तो शब्दों का बनावट थोड़ी सी बदल जाती थी। इसका जिक्र आगे किया जाएगा। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक और नकल नबीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। आ गया ना। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, सबने उतारी है, तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, फिर आप मजबूर होकर के अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि क्या लिखा गया है, और फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे में कुछ छोटे मोटे अंतर तो हो ही जाते हैं ना। देख लीजिए, इस चित्र को देख लीजिए। पहले ही मैंने इस बात का जिक्र किया, चित्र देखने से चीज़ें याद रह जाती हैं। यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये इतने सुंदर होते हैं कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों में अलग करके बेचते हैं। देख लीजिए, एक लिपिक अपनी पांडुलिपियों की प्रतिकृति बना रहा है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे, मैं उसी सेंटेंस से लिंक कर दूं तो कहा जा रहा था कि यदि आप किसी मित्र की नकल उतारते हैं तो कुछ शब्द आपको समझ नहीं आते तो आप अंदाज़ा लगा करके लिखते हैं, तो उसी के आगे लिखा हुआ है, उसी में अंदाज़ा लगा कर लिखने से महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं, कभी कहीं कोई शब्द तो कहीं कोई वाक्य। अब क्या होता है कि एक सेंटेंस बदला, दूसरे ने इसको देखा, उसने इतना बदल दिया, तीसरे ने इतना बदला, ऐसे चौथे ने इतना, पांचवें ने इतना, धीरे धीरे करके उनका स्वरूप ही बदल जाता है। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं, अतः एक ही मूल ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई ना अलग। इससे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखन की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती हो। हमें बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरा निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या कहा, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें अलग लिखा है, इसमें थोड़ा सा अलग लिखा है, इसमें थोड़ा सा अंतर लगा है। अब तीनों को पढ़ ले तो अंदाज़ा लगाया गया कि कहाँ क्या शब्द हो सकता है। कई बार इतिहासकार स्वयं समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार, इन इतिहासकार का भी नाम याद रखिएगा। एक तो मिनहाज सिराज का नाम याद रखना है, एक है जियाउद्दीन वर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी और यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा रहा। अब आपको 2 इतिहासकारों के नाम आ गए हैं, एक मिनहाज सिराज और दूसरा जियाउद्दीन वर्नी। इनके नाम आपको जरूर याद रखना है। आगे आते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के लिए भारी चुनौती रहा है, मुख्य रूप से इसलिए कि पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई के रहट, कताई के चरखे और युद्ध के आग्नेयास्त्रों जैसे कि बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नए तरह के खान पान भी आया,
जैसे कौन क्या क्या आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। ध्यान रहे ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर के आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। मैंने आपको पहले बताया ना कि इसमें सिर्फ एक तरीके से आपको डेमो दिया जा रहा है कि आपको पढ़ना क्या है इस किताब में, ऐसे मान सकते हो आप। बाकी का तो पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में आपको चैप्टर्स में मिल ही जाएगा, इसलिए ज़्यादा एकदम से पूरा 1000 वर्षों को सीखने का दबाव ना बनाएं। सिर्फ पढ़ें और इतिहासकार के नज़रिए को समझें। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत ही बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोगों ने झुंड के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे और इस उपमहाद्वीप की अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का महत्व तो बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिनका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के समूह के लिए प्रयुक्त होता था। देखिए किसी शासक का नाम नहीं दिया गया है, केवल बताया गया है कि एक राजपूत भी था। बस इनके बारे में जो भी बताना होगा वो आपको चैप्टर्स में आएगा। जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे, राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम, स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा ने भी सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति कायस्थ आदि समूह ने भी उठाया था। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों के अपेक्षा तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास शब्द क्या है, इसका जिक्र यहाँ लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य किसी ऐसी क्षेत्र की पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक आर्थिक जीवन शैली से है। कोई व्यक्ति किस जीवन शैली में रहता है, जैसे कि बहुत से लोग गर्म प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ की अनुकूल हो जाते हैं, वहाँ के मौसम के प्रति अपने सामंजस्य बिठा लेते हैं, और जबकि कोई व्यक्ति बहुत ही ठंडे में रहता है तो उस ठंडे प्रदेश में भी व्यक्ति अपने आप को उस परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेता है, उसी को पर्यावास कहते हैं। अब आते हैं पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए, किसान बन गए। कृषकों के यह नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए, उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कोई गरीब हो गया, कोई अमीर होने लगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम भी करते थे। जैसे जैसे समय के साथ अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियाँ उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और नीचे का दर्जा दे दिया गया। किसके आधार पर? जातियों के आधार पर। लेकिन ये दर्जे स्थायी नहीं थे। आप लोगों को याद हो, इसका जिक्र मैंने क्लास 6 की चैप्टर 1 में किया है, हिस्ट्री के चैप्टर 1 में इसका जिक्र किया है कि ये दर्जे अभी स्थायी नहीं है, लेकिन बाद में ये दर्जे धीरे धीरे स्थायी होते चले गए। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में किसी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है तो इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। अपनी जाति व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए स्वयं के
नियम, इस जाति के अलग, इस जाति के अलग, इस तरीके से। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जिसे कुल इलाकों में क्या कहते थे? जाति पंचायत। कोई पूछे जाति पंचायत क्या है, तो ऐसे सदस्य अपने व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए, अपनी जाति के व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए एक नियम बनाते थे, और उन नियमों को पालन कराने वाले कौन कराता था? जाति पंचायत। एवं इसके अलावा कई गांवों पर तो मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की छोटी इकाई पर होते थे। फिर आता है क्षेत्र और साम्राज्य। देखिए यहीं पर लिखा दिया गया है जो भी आपको समझाना है। देखिए चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3, मुगल अध्याय 4। बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। चोल के बारे में अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक के बारे में 3 में, मुगल के बारे में 4 में। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर तो ऐसा लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बाद में जब इन्हें छोटे छोटे खंडों में हम पढ़ेंगे तो हर चीज़ एक बहुत ही अच्छी समझ बनाती हुई जाएगी। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, इनका कार्यकाल क्या था? 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति का उदाहरण अध्याय 2 में देखिए, लीजिए, है ना। जिस चीज़ के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ाई नहीं है उसके बारे में पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं उसे विशाल साम्राज्य का शासक बनाया गया था, जो पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, जिससे संपूर्ण द्रविड़ भारत भी आता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न क्षेत्रों के लोग भी उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार जब विजय के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब झूठ मानते हैं, साथ ही वे समझने की कोशिश में भी लगे हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकारों का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। चलिए, इससे पहले एक मैप छूट गया है बीच में, इसके मैप को देख लेते हैं। देखिए मैप में रोमन अंकों में लिखा हुआ है 1st, 2nd, 3rd, 4th, इस तरीके से साइड से लिखा हुआ है मानचित्र 3। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मशाइलिक अल अवशर दी ममालिक अल अमशर के अनुसार, भैया नाम ही इतना बड़ा है, मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाला प्रांत। इस नाम को याद करने का दबाव अपने ऊपर मत डालना, क्योंकि शायद ही इस नाम का कोई प्रयोग है, नहीं तो नहीं है। देख लीजिए 1st, 2nd, 3rd यहाँ पर इनका जिक्र किया हुआ है। 1st पे लिखा हुआ है शिविस्तान, 2nd उच्छ, मुल्तान, कलानौर, लाहौर, समाना, सरस्वती, कुहराम, हौसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वार समुद्र और मालाबार। नीचे आते लिखा हुआ भाषा तथा क्षेत्र, इसे या समझते हैं। सन 1318 में अमीर खुसरो ने एक बात पर गौर किया था। वह एक बात क्या थी, चलिए इस पर हम भी गौर करते हैं। इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, हर क्षेत्र की अलग भाषा। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री कहाँ लिखाया गया है? दक्षिण कर्नाटक, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात, मलवारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं का विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, किसी भी क्षेत्र की विशेष भाषा नहीं है। जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की यह एक सूची बनाई है, ये लिखी है ना भाषा, इनकी सूची बनाई है, लिखा हुआ है, क्यों टाइम पास करना है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। आपकी कितनी सीमा है, कौन से राज्य की कितनी सीमा है, और उनकी अपनी भाषा, सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो चुकी थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। आ गई ना वही बात, ये
एक डेमो मात्र है। इसके बारे में डिटेल में आपको आगे वाले चैप्टर में मिलेगा। ये बात बार बार बोल रहा हूँ मैं। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका की तुलना कीजिए। अध्याय 3 और 4 की तालिका, एक में खलजी के बारे में, एक में मुगल वंश के बारे में दिया हुआ है। इसमें खलजी के बारे में देखो, यहाँ पे लिख भी दिया है, खलजी और मुगल वंश के शासक कितनी कितनी अवधि तक चले। एक में मुगल वंश के बारे में बताया गया है और एक में खिलजी वंश के शासकों की अवधि के बारे में बताया गया है, जिनके बारे में हम लोग उनके आने वाले चैप्टर में जिक्र करेंगे। क्योंकि अभी बीच बीच में तार बटोर करने से ना ये समझ में आएगा ना वो समझ में आएगा, और जब हम उसे पढ़ेंगे तो एक लिंक बनती हुई आएगी, एक साथ में एक लहर चलती हुई आएगी जो हमें सब कुछ समझाती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन की ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 10 फिर से पढ़ना है, अध्याय 10 आने वाला अध्याय 10 है ना। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उसमें क्षेत्रों की प्रकृति बदल सी गई थी। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इस क्षेत्र को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों से उभरी हैं। उन्हीं परंपराओं से इन तथ्यों का पता चल रहा है। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान हैं, कुछ अलग हैं, कुछ उन्हीं की जैसी हैं जो पहले से चली आ रही हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति, भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों की इस विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी, धीरे धीरे ही विकसित हुई है, इसके मतलब कहने का है। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रह रही थीं, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म। इतिहासकार ने जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं उसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक था, मतलब कई लोगों एक साथ में। किसी दैविक तत्व से सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जैसे हिंदू धर्म कहते हैं जिसे, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। क्या क्या बदलाव आए? इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण होने लगा और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता। हमने पिछली कक्षा 6 में पढ़ा है ना, मंदिरों का निर्माण और किलेबंदी शासक अपनी कुशलता और वैभव को दिखाने के लिए किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इन्हें इनके संरक्षक थे। संरक्षक कौन होते हैं? ये रहा इनका जिक्र। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी व्यक्ति को मदद या सहारा दे, उसे क्या कहते हैं? संरक्षक। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, जो शासक नहीं थे लेकिन शासक बनने की चाह रखते थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में भी हुआ। भक्ति के बारे में हम पिछले में पढ़ाए हैं, अब के बारे में पढ़ेंगे तो अब हमें पता लगेगा, हम ये अंतर करने के लिए समर्थ हो जाएंगे कि पिछले और अब के बीच में क्या अंतर रहा है। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रमेल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई है जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। कर्मकांड के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना,
इस विषय पे और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप के नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, लेकिन केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। जई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। उलेमा हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायियों भी अपने धर्म को अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे। कितने शब्द पढ़ चुके हम? उलेमा सिया थे। कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि संबद्ध नेता मानते थे। कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाला खलीफा कहलाता था। कौन कहलाता था? खलीफा। और आगे भी इसकी परंपराएं चलती रहीं। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं, ब्रैकेट में था, कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। फिर आता है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहास का समय समय पर घड़ी या कैलेंडर नहीं रखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने से ही नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है, कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टि से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल के विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकारते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारणों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े हैं उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्रह, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य साम्राज्य। यही सब तो पढ़ के आए हैं ना हम लोग क्लास 6 में। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, यह बात सबको पता होगी। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के यह 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी और 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल का एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। देखिए वही बात आई है ना जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इस पर दबाव न डालिए, क्योंकि इतना एक साथ पढ़ना किसी समस्या से कम नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का प्रभाव जुड़ा है। इससे आशय निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था। कैसा था? रूढ़िवादी था। इस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं था। परिवर्तन तो होते ही रहते हैं ना। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे। कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई
कि उनसे यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा सक्रिय प्रक्रियाओं का ध्यान देते चलें। जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष में पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जब भी संभव हो यह देखें कि बदलाव कहाँ हुए, कहाँ नहीं हुए हैं। आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालें और यह भी देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही हो रहा है। आज के ज़माने में भी क्या वैसा हो रहा है, ये सब के बारे में जानें। इसी के साथ इस चैप्टर का अंत होता है। कल हम लोग आगे के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। और पहले चैप्टर से बिल्कुल दबाव नहीं बनाना है कि 1000 साल का एकदम से समझ में ही नहीं आ रहा। इसको पढ़ने के बाद इन्हीं को छोटे छोटे टुकड़ों में हमें अध्यायों में समझाया गया है, जो कि हम आने वाले 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तब हमें यह बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इसलिए अपने ऊपर दबाव ना बनाएं और पढ़ते रहें। पढ़ें वही जो सफल बनाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।